हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। तो आज इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व करेंगे सेट संख्या 4। और आज भी आपको बेहतरीन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने को और देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखते होंगे और सभी प्रश्न के जवाब भी देते होंगे और आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे सॉल्व भी करने के लिए। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यह है चौथा सेट। इससे पहले भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा चुके हैं, जो आप ऐप पे भी देख पाएंगे या यूट्यूब चैनल पे भी देख पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, तो आप ऐप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर भी। और अगर आप अपडेट टाइमली नहीं मिल रही है क्लासेस की, तो आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल भी आप उससे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन रीजनिंग के क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर जो आज के सेट का पहला है, 21 से शुरुआत है, वो आपके सामने है। उम्मीद है आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सभी लोग इसका आंसर करेंगे। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट 3 आकृति दी गई है। यहां पर जो रिलेशन इन दोनों में होगा जिस तरीके से, वही हमें इस फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सी संख्या होगी। समय शुरू होता है अब आप सभी लोग आंसर जल्दी से कोशिश करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर ये संख्या है 528 412। इसमें क्या ऐसा रिलेशन हो रहा है कि यहाँ पर 116 यानी 116 लिखा हुआ है। सेम वही यहाँ पर 551 कैसे लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा वो हमें बताना है। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हो क्या रहा है आप खुद भी सोचे होंगे। देखिए यहाँ पे जो ऊपर की संख्या है 528, नीचे जो संख्या दी गई है 412, इनको घटा दिया जा रहा है, यानी इनका अंतर 5 और 4 का अंतर होगा 1, तो 1 यहाँ पर लिखा गया है। 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, और 8 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा, तभी इस पर अप्लाई होगा तीसरे पे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 1 5 है, इनमें से जो नीचे की इस तीनों संख्या है इनको बारी बारी आप घटाएं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 5 1 हो जाएगा। यानी घटाने का मतलब अंतर यहाँ पे 1 है 6 है, यानी 1 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 5। तो जो अंतर है वही लिखा गया है। सेम उसी तरीके से हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर आएगा। 7 और 5 के बीच का अंतर है 2, मैं यहां बगल में लिख दे रहा हूं। 2 और 2 के बीच का अंतर 0, और 5 और 4 के बीच का अंतर 1। इस तरीके से हमारा जवाब हो जाएगा 201, ऑप्शन बी। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सेट में भी किया था और देखा भी था, कई क्वेश्चन कर चुके हैं। हालांकि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम है, दर्शाइएगा। आपको एक सार्थक क्रम, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको बताना है। ऑप्शन है देश, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और पेड़। आप सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए। आपके पास 5 से 6 मिनट 6 सेकंड समय दिया जाएगा हर क्वेश्चन में। उम्मीद है आप सभी लोग जवाब देते रहेंगे, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा एग्जाम टाइम में। शुरुआत यहाँ पे हमें यह देखना है कि सार्थक क्रम का मतलब होता है कि किसी भी देश में जंगल होगा, जंगल में पेड़ होंगे, पेड़ों से लकड़ी प्राप्त होगी और लकड़ी से फर्नीचर बनेगा। ये एक सार्थक क्रम है। अगर हम इसी क्रम को, जो आगे नंबर लिखा उसको लिख लें, 1 3 5, फिर उसके बाद लकड़ी 4 और फिर फर्नीचर, इस तरीके से आप इसको मैच करा लेंगे। 1 3 5 4 2 जो है वो आपका ऑप्शन 1 है, ए है, और ये राइट आंसर भी हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद है इसका आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। और जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं बेसिकली वो ऐसे होते हैं कि अगर आपने रीजनिंग आपने बहुत कम पढ़ी है, वीक भी है, तो आप उससे प्रयास जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत टफ नहीं आता है, आपका बेसिक आता है और बेसिक में ही गलतियां ज्यादा होती हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, यानी वीणा एक लड़की, और वो और एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। मान लेते हैं एक बॉय की ओर इशारा करते हुए उसने क्या कहा कि वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है। यानी इन्होंने जोड़ा अपनी तीसरी पीढ़ी, यानी अपने दादा के इकलौते पुत्र
ये पुत्र हो गए यानी इसके पापा, इसके फादर हो गए। इकलौते हैं यानी कि सिर्फ उसके। तो यहां पर बोला गया है कि वो लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है या क्या रिलेशन होगा वीणा का और इस लड़के का। यहां पर जब आप इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं तो ये प्रेजेंट करता है, जो ये एक तरीके से एक के बाद एक ये जनरेशन दिखाता है, और यानी कि ये जो हो जाएगा सिमिलर जनरेशन के हैं, यानी वीणा और ये लड़का भाई बहन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी भाई। इस तरीके से आपको बताना है। जब भी इकलौता पुत्र की बात हो जाती है तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ये आप समझिएगा। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे। अगला प्रश्न है, वेन डायग्राम से आपको जब क्लास कराई गई थी ऐप में बहुत अच्छे से बताया गया था, निम्न में से कौन सी आकृति वकील, महिलाएं और डॉक्टर के बीच के संबंध को दर्शाती हैं। जवाब दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24 का। इसमें आपको मैं बताते चलूं कि जो नहीं हो सकता उसको पहले हटा दें। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई एक चीज जो है बाकियों से बिल्कुल अलग है तो सी को हम हटा देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक के अंदर एक आते हैं, ये नहीं है। अब कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बी और डी में होगी आप लोगों की। बहुत से लोग बी जवाब देंगे, बहुत से लोग डी देंगे। ये बी तब होता है जब कोई भी उसी का प्रकार हो या उसी के अंतर्गत दो चीजें आए। लेकिन यहां पर आप समझें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर ऐसा क्यों होगा। तो महिला जो है यानी फीमेल हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये फीमेल के लिए ये एक सर्कल है तो फीमेल जो है वो क्या हो सकती हैं, वो डॉक्टर भी हो सकती हैं, वो एडवोकेट भी हो सकती हैं, वो जज भी हो सकती हैं, वो प्लेयर भी हो सकती हैं, कुछ भी यानी कोई भी प्रोफेशन हो सकता है उनका। इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिशा से बहुत ही इजी सा है, क्वेश्चन नंबर 25 और पांचवा प्रश्न है, रचित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। जब भी दिशा की बात आएगी आप लोग पॉज करके इसको पढ़ें और उसके बाद उसका आंसर करें। जब भी दिशा का प्रश्न दिखे आपको ये डायग्राम बना लेना है तुरंत। ये इस तरीके से इतना आपने बना लिया तो क्वेश्चन का आपने शुरुआत आपने कर दी और क्वेश्चन कुछ हद तक आपको समझ में आने लगेगा। रचित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 15 मीटर चलने के बाद, यानी पहले यहां पे ये ध्यान देना है कि पहले वो उत्तर दिशा की ओर जाता है। और यहां पे मैं इसको बना दे रहा हूं। मान लेते हैं ये जो है ये यहां से चलना शुरू करता है, रचित आर यहां से चलना शुरू करता है, वो कुछ यहां पर उत्तर दिशा यानी नॉर्थ साइड वो जाता है 15 मीटर। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब उत्तर कोई जा रहा हो व्यक्ति और तुरंत दक्षिण मुड़े यानी वो जस्ट पीछे हो जाएगा, यानी आगे जो चल रहा था यहां तक पहुंचा, अब वो 20 मीटर पीछे आ जाएगा। आप इसको अगर प्रदर्शित करना चाहें तो डॉटेड लाइन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या समझने के लिए आपके करना है कि अब ये 20 मीटर चला तो 15 मीटर तो ये गया ही था, यानी ये तो 15 मीटर चला ही था, 15 मीटर तो पीछे आएगा ही, 5 मीटर और आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 20 मीटर लिखा है। अब ये आ गया, ये 15 मीटर डिस्टेंस थी, अब यहां से यहां 20 मीटर हो गई। और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जहां से शुरू किया था इसने। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी वो पूर्व दिशा ईस्ट, ये चला इधर 10 मीटर। फिर वो 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वो 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ये 5 मीटर। अब पूछा गया है वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में दो तरीके से पूछता है। एक तो प्रारंभिक स्थान से, जहां से वो चला था यहां से पूछा जा रहा है। कभी कभी ये पूछा जाता है जहां वो पहुंच गया है अब उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। तो ये दोनों ध्यान रखना है। जब भी बात की जाएगी कि आपके प्रारंभिक स्थान से, तो रचित जहां से चला था वहां आप इस स्थान को देखेंगे तो ये किस दिशा में दिख रहा है, तो ये पूर्व की दिशा में दिख रहा है। अब कितना मीटर है तो आप देखेंगे ये 5 मीटर था, 10, और ये बन गया रेक्टेंगल यानी चतुर्भुज, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि वो 10 मीटर पूर्व दिशा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन समझ रहे हैं और उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, नो डाउट। रीजनिंग आपको कभी भी निराशा नहीं देती, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी रैंक मार्क्स अच्छे आने हैं, ये तय है।
अगला प्रश्न है, 5 मित्र पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुख किए बैठे हैं। मान लेते हैं एक बेंच है, उत्तर की ओर मुख का मतलब है इन सबका फेस जो होगा कुछ इस साइड होगा। अब ये 5 दोस्त हैं पी क्यू आर एस टी। अब इसमें कैसे बैठे हैं उसकी स्थिति इस क्वेश्चन में बताई गई है। मैं आपको बता भी दे रहा हूं, फिर आप इसका आंसर दीजिएगा 4 से 5 सेकंड के बीच में। एस जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है। एस जो है किसके किसके बीच में है, तो टी और क्यू के, और इन सबका फेस जो है वो उत्तर की दिशा में, यानी आप ऐसे, अगर मैं जिस तरीके से बना रहा हूं आप कह सकते हो कि वो सामने की ओर देख रहे हैं। अब यहां पर है अगला जो है कि Q जो है R के एकदम बाएं है। जो Q है वो Q R के एकदम बाएं है, ये एकदम बाएं है, इसका मतलब R यहां होगा, तो इसका बायां हाथ किधर होगा, इस साइड होगा, और Q इधर है। इस तरीके से आपको आपको इस तरीके से अरेंज कर लेना है। उसके बाद है P जो है T के एकदम बाएं बैठा है। T का एकदम बायां ये स्थान हुआ, यहां पर कौन बैठा है, P बैठा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इजी हो गया अब, कि बीच में कौन व्यक्ति है। जब आप बनाना सीख जाते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करना सीख जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। बीच में एस है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वेन डायग्राम से अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी लोग करेंगे। निम्न आकृति का अध्ययन करके उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो छात्रों को दर्शाता है जो कवि और गायक दोनों हैं किंतु डांसर नहीं है। यानी ऐसे कौन सा वर्ग है यहाँ पर जो ये अल्फाबेट बनाया गया है, ये वो दर्शाता है कि कौन से इसमें कौन सा ऐसा जो नंबर है या लेटर है जो कवि और गायक तो हैं लेकिन वो डांसर नहीं है। कभी कभी संख्या भी दी गई रहती है एग्जाम में, तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो जब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में लिख देता है कि डांसर नहीं है, आप में से आप ऑप्शन देख सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग पॉज करके सॉल्व करके आंसर बताइए। जब डांसर नहीं है तो इसका मतलब होगा कि ये जो सर्कल डांसर का है इसको नहीं लिया जाएगा, यानी इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी लेटर हैं उसको हम नहीं लेंगे। लेंगे किसको, जो गायक का सर्कल है और कवि का है। तो गायक और कवि का सर्कल कौन सा है और उनमें जो कॉमन है, सिमिलर आ रहा है, तो आप देखेंगे ये जो टी है यही सिर्फ एक ऐसा लेटर है जो इससे भी घिरा है और इससे भी घिरा है। यू भी घिरा है लेकिन यू डांसर वाले से घिरा है जो कि हमें इसको नहीं लेना है। तो इसलिए हमें किसको किसको लेना है, कलर में चेंज करके आपको दर्शा दे रहा हूं, इस सर्कल को इस सर्कल के बीच के कॉमन लेटर को, तो वो आ रहा है टी। इस तरीके से टी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। बहुत ही इजी सा है, एक बेसिक सी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 को लिखा गया है 395। सेम उसी तरीके से अगला जो है 9 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 को लिखा गया है 759। और 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे गुणा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बस एक लॉजिक लग रहा है, वो लॉजिक आप बताएंगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें देखेंगे आप कि जो पीछे के दो गुणांक हैं जो गुणा हो रहे हैं आपस में, उनको एज इट इज लिख दिया जा रहा है। 7 5 था तो 7 5 लिख दिया गया, जो आगे वाला है उसको एज इट इज पीछे लिख दिया जा रहा है, तीसरे स्थान दे दिया जा रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 3 9 हो गया, 5 को पीछे लिख दिया गया। इस तरीके से जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 7 6 4 है, मल्टीप्लाई किया गया है तो 6 4 को एज इट इज रख लीजिए 6 4, और 7 जो होगा वो लास्ट में आ जाएगा, तो 647 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब उसी तरीके का एक लॉजिक यहाँ पे लगेगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में कर पाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में दिया गया, यदि 9 स्टार यानी आप उसको 9 स्टार 7 को इज इक्वल टू 32 लिखा गया है, फिर 13 स्टार 7 को इज इक्वल टू 120 है, 17 स्टार 9 इज इक्वल टू 208 208 है। तो हमें बताना यह है कि 19 और स्टार 11 को क्या ऐसा हो रहा है कि क्या इसके बीच ऐसा गणितीय क्रिया हो रही है और क्या आएगा रिजल्ट इनके अकॉर्डिंग जो ऊपर दिया गया है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्या हो रहा है 9 और 7 के मध्य कि 32 आ जा रहा है। जब आप ये समझ लेंगे, ये डिकोड कर लेंगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर जाएंगे। बहुत इजी है। थोड़ा सा सोचेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे आपकी इनमें स्क्वायर करके उसका अंतर कर दिया जा रहा है, यानी घटा दिया जा रहा है। 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो 81 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब 81 में से 49 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से 169 हो जाता है 13 का, इनमें से आप 49 घटा देंगे 7 का स्क्वायर करके तो 120 आ जाएगा। अब इतना आपको आ गया, अब इतना हिंट मिलते ही आप कर देंगे 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। 19 का करेंगे तो आप लिखेंगे 361 361 और 11 का हो जाएगा 121। इस प्रकार से आप इसको घटाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 240। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नितिन को याद है, क्या याद है, निधि का जन्मदिन। देखिए यहां पर नितिन को याद है निधि का जन्मदिन शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। यानी ये मान सकते हैं कि नितिन जो है गेस कर रहा है कि निधि का जन्मदिन हफ्ते के किस दिन में आता है। ठीक है, अब इसको कैसे वो गेस किया है, उसने कहा है कि शुक्रवार यानी फ्राइडे से पहले, फ्राइडे से पहले है किंतु मंगलवार के बाद है। तो उसको इतना याद है ट्यूसडे के बाद है। किसको ये बात याद है, नितिन को। और किसके बर्थडे की बात हो रही है, निधि के। फिर इसका एक और दोस्त है दीपक, और दीपक को क्या याद है कि निधि का जन्मदिन बुधवार के बाद है किंतु शनिवार से पहले है। यानी ये कहता है कि नहीं, उसका जन्मदिन जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि कब है, बुधवार यानी वेंसडे के बाद है और शनिवार से पहले है, सैटरडे। अब सिंपल सा हो गया कि इसके बीच में कौन सा दिन आ रहा है, तो वो आएगा थर्सडे यानी गुरुवार, और ये हो जाएगा निधि का बर्थडे। इस तरीके से भी रीजनिंग में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुरुवार या बृहस्पतिवार। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी इजी सा है, उम्मीद है आप सभी लोग दिशा का जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर पाएंगे। रहीम बिंदु एक्स से चला और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत बना लेना है। दिशा सूचक यंत्र ये है आप लोगों के लिए, और ये यंत्र आपको बहुत काम देगा। रहीम एक्स से चला, यानी मान लेते हैं इसका कोई एक, जहां से चला ये एक इस पॉइंट से चला, इस पॉइंट को हम पॉइंट एक्स मान लेते हैं। यहां से वो पश्चिम की ओर, पश्चिम यानी इधर की ओर गया, कितना, 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो मुड़ा, किधर मुड़ा, बाएं। अब देखिए यहाँ पे दिशा ना देकर उसको ये बाएं और दाएं से दिया गया। अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा था उसका बायां यानी इस नीचे साइड होगा, ये भी आपको ध्यान देते चलना है। उसके बाद बाएं मुड़ा और सीधे 2 किलोमीटर चला, यहां तक आ गए हम लोग। फिर वो बाएं मुड़ा। अब यहां पर कोई व्यक्ति अगर इस साइड जा रहा हो, अगर आपका फेस इधर हो तो आपका बायां साइड इधर होगा, और मुड़ा और सीधे 7 किलोमीटर चला। 7 किलोमीटर हमने चला दिया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि अब वह बिंदु x से किस दिशा में है, यानी इस स्थान से वह बिंदु किस दिशा में है, इतना सा ही बताना है। तो आप देखेंगे कि ये जो तिरछा आपको दिख रहा है डायगोनली, ये कौन सी दिशा हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि जब इसके मध्य जब दिशा होती है, ये चार के मध्य भी 4 दिशाएं होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं और जो जानते हैं जल्दी से इसका आंसर दें। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व दिशा। ये किसके अंतर्गत आएगी, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि ये ईस्ट है और ये जो है साउथ है। तो इसके बीच तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आपसे सिर्फ दिशा पूछा था, यहां तक समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न को करिए। ये है आपका कैलेंडर का बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर जब होगा तो फरवरी 29 की हो जाती है। अब आपको बताना है, अब इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे। अगर 1 जनवरी को आपको बता दिया गया कि शुक्रवार है, फ्राइडे है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि 1 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा।
तो मैंने आपको बताया था कि मध्य में आने वाले जितने दिन हैं उनको जोड़कर 7 से आप भाग देते, डिवाइड कर दे, जो रिमाइंडर आता है उसी से हम पता करते हैं। अब इसके मध्य 31 का महीना होता है जनवरी का, तो यानी रिमेनिंग डे कितना है, 30 दिन इस महीने का बचा। अब ये भी बता दिया गया कि अधिवर्ष है ये साल, यानी 29 की फरवरी, यानी वो महीना 29 दिनों का हो जाएगा, और 1 तारीख मार्च का हमें बताना है। इस तरीके से आप जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, यानी टोटल 60 दिन है। 60 को 7 से भाग देंगे तो ये 8 बार में जाएगा 56, और 4 जो होगा शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, और यही रिमाइंडर हमारा आंसर लाएगा। तो फ्राइडे के बाद का जो चौथा दिन होगा वही 1 मार्च को होगा। तो आप जोड़ लीजिए, फ्राइडे के बाद पहला दिन हो जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी मंगलवार जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद है आप इस तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, पढ़िए और इसका आंसर करिए जल्दी से आप सभी लोग। वरुण वरुण लंबा है संजय से, यानी हम बना ले रहे हैं इसको, संजय से जो लंबा है लंबाई में वो है वरुण। लिखा है विपुल जो है लंबा है वरुण से, विपुल भी लंबा है किससे, वरुण से, यानी एक और व्यक्ति इससे इससे भी लंबा है। कृष्णा उतना लंबा नहीं है, यानी वो इन लोगों उतना लंबा नहीं है। आपसे पूछा गया हाँ, यहाँ पे ये लिखा गया कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, यानी इसके बीच में आता है कृष्णा। अब पूछा सबसे लंबा कौन है, तो अब जाहिर सी बात है, जैसे ही आपने इस तरीके से बना दिया आपके सामने आपका आंसर होगा। क्वेश्चन जब टफ तब हो जाता है जब इसमें 3-4 और नाम आ जाते हैं तब, लेकिन आपको जब तरीका पता रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो वो हो जाएगा विपुल सबसे लंबा है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके मैथ्स का, थोड़ा बेसिक मैथ्स का यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, यानी राजन और उसके फादर के एज का जो अंतर है वो 20 सालों का है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, यानी जितनी भी आयु थी राजन की उससे 3 गुना वो थे एज में। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बार पूछे जाने वाला, मैं अगर कहूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उस श्रेणी में ये आता है। अब आपको बताना है कैसे सॉल्व करेंगे आप। ध्यान देंगे, जब भी आपसे पूछा जा रहा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाए। तो यहां पर आपको ये पता हो गया, मान लेते हैं, अब यहाँ पे मानना है, माना हम क्या मानेंगे कि राजन की जो एज है, हमें एज उसकी बताई नहीं गई है, तो मान लेते हैं राजन की एज है होगी एक्स ईयर, और यहाँ पे कहा गया वो 20 वर्ष छोटा है, यानी उसके पिता की एज उससे 20 वर्ष ज्यादा होगी, तो उसके फादर की एज हम लिख देते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगी x+20। इतना हमने मान लिया, और इतना अगर आपने मानना और क्वेश्चन को यहां तक लाना सीख गए तो आपको कोई डर नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन से। कैसे, आइए आगे देखते हैं। अब यहां पर कहा गया है 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें, 5 वर्ष पूर्व का मतलब हो जाएगा 5 साल पीछे जाते हैं, पीछे जाने का मतलब हो जाएगा कि x-5, यानी 5 वर्ष पीछे जाएं, तो जितनी भी आज आयु है उसकी वो 5 वर्ष पीछे हम जाकर इसको समझेंगे। और यहां पर f जो है, f की एज यानी उसके फादर की भी f x+20 थी, इसको भी हम माइनस करेंगे 5 से। क्यों, क्योंकि यहां पर जो ये गुना बताया गया 3 गुना बड़ा, वो 5 वर्ष पहले थे, 3 गुना थे, यानी यहां पर मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। अब आपको बस सिंपली इसको सॉल्व करना है। 3x-5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5, सॉरी x प्लस, ये माइनस कर देंगे 20-5 15 हो जाएगा। अब आप इसको इधर ला दें और इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, यानी x की वैल्यू आ गई 10। अब यहां पर जो ये आप देख रहे हैं, यहां पर हमने x की वैल्यू यानी 5 साल पहले r की जो राजन की उम्र जो थी वो 10 वर्ष थी, और उसके पिता की वर्ष जो एज जो थी वो 30 वर्ष थी, इसीलिए 3 गुना हो रहा था। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये जो हमने निकाला ये 5 वर्ष पूर्व वाली है,
तो वर्तमान में जाहिर सी बात है इसमें 5 बढ़ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष, ऑप्शन सी। ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक आदमी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशन से रिलेटेड है, और इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, या उसकी ओर इशारा करते हुए, ऐसे भी तस्वीर में इशारा करते हुए, क्वेश्चन है इसी तरीके से पूछे जाते हैं। बस आपको समझना होता है कैसे सॉल्व करें। क्या कहता है वो कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरे पत्नी का भाई है, और यहां पर कहा गया वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा एक बार में। तो आपको 2 बार तो जरूर पढ़ लेना है। यानी एक व्यक्ति है, एक आदमी है, मान लेते हैं आदमी को ए, उसने एक महिला से कहा, महिला को मान लेते हैं एम। इस महिला से उसने क्या कहा कि आपके भाई का, यानी इसके ब्रदर का, ये माइनस कर देते हैं या प्लस, इसके ब्रदर का एकमात्र यानी इकलौता पुत्र जो है, यानी सन जो है, उसका बेटा जो है, एस कर दिए, ये इसकी पत्नी, जो इसकी वाइफ है, इसकी इसकी मतलब इसकी पत्नी का ये भाई लगेगा। इसका मतलब है कि इसकी पत्नी का ये भाई बहन हो गए इसकी पत्नी। तो यहां पर क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया इस व्यक्ति का रिलेशन, ये इस व्यक्ति का, अगर आप ऐसे देखें तो यहां पर ये कहा गया है कि ये जो पत्नी है इस व्यक्ति की, ए की, इसका और इस महिला से क्या संबंध है? तो वो संबंध हो जाएगा बुआ और भतीजी का, क्योंकि ये इसके पिता की बहन हुई। ये ध्यान देना है। अगर आपसे ये पूछा जाए ए और एस का क्या रिलेशन है, तो ये यहां पर एस का ये जो रिलेशन में ये जीजा लगेगा। ऐसे आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बिना किसी डाउट के आप सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें आपसे जो पूछा गया है आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंध है, तो वो बुआ का हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां तक कर पाए हैं तो अगला क्वेश्चन अपने से करें, और उम्मीद है आप लोग सभी लोग इसका प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। यदि 2463 इज इक्वल टू 36 है, 5552 को 30 लिखा गया है, तो 6732 को क्या लिखा जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखना आपको यह है कि क्या रिलेशन है इनमें, इनके बीच में, तो वही इस तीसरे में लगेगा। आप यहां पे देखेंगे कि ये 36 कैसे आ सकता है, जो कि ये 4 अंकों में संख्या है, ये 2 ही अंकों में है। ऐसा कुछ घटाया भी नहीं गया है ना, बढ़ता है तो हम स्क्वायर और क्यूब समझते हैं। यहां पे हो रहा है बेसिक सा एक कैलकुलेशन। वो क्या है समझिए। जो ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इसके प्रारंभ की 3 संख्याओं को जोड़ दिया जा रहा है, लास्ट की संख्या से गुणा कर दिया जा रहा है। आप नहीं समझ पाए तो समझिए। 2 + 4 + 6, इनको जोड़ने के बाद गुणा कर दिया गया 3 का, तो 6 4 10 और 2 12 हो गया। 12 में 3 का गुणा कर दिया गया तो 36 आ गया। उसी तरीके से 5 + 5 + 5, इसको जोड़ा गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, गुणा कर दिया गया 2 का, तो 15 × 2 30 आ गया। अब इतना आपको पता चल गया तो अब आप क्या कर पाएंगे, आप इजिली 6 + 7 + 3 16 हो गया। इस 16 में आपको क्या करना है, 2 का गुणा कर देना है। 16 में जैसे ही 2 का गुणा करेंगे 32 आ जाएगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में ऐसे भी अप्रोच आपको लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तभी आपको आपका एग्जाम में दिमाग इस ओर जाएगा। अदरवाइज आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा भी रिलेशन हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न करिए, बहुत ही इजी सा है। 37 नंबर है कि यदि जो गुणा का चिन्ह है का अर्थ अगर हम धन से जोड़े या अर्थ प्लस हो जाए, और गुणे का अर्थ जो है वो माइनस हो जाए, यानी डिवाइड का जो हो जाए वो प्लस हो जाए, डिवाइड जो हो जाए एडिशन हो जाए, और मल्टीप्लाई जो है सब्सट्रैक्शन हो जाए, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि इसका आंसर तब क्या होगा। तो क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम नए चिन्हों को प्रतिस्थापित कर लेंगे, यानी इंटरचेंज कर लेंगे। 15 गुणे के स्थान पे कहा गया है माइनस हो जाए, 15 माइनस, यानी 15 - 9, और यहां डिवाइड की जगह प्लस हो जाए, प्लस कर लिया हमने। 12 - 4 - 4
+4। इतना जहां आपने कर लिया, आपका आंसर आपके सामने है। पहले जो ब्रैकेट में है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 15 में से 9 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 6, प्लस हो जाएगा 12 में से आप 4 घटाएंगे आ जाएगा 8, माइनस 8, 4 और 4 8 हो जाएगा, तो -8 + 8 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 38। मशीन को अगर एक कोड में लिखा जाए 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11 कोड में लिखा जाता है, उसी कोड में डेंजर को किस प्रकार लिखा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी सा है। उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जो रिलेशन वहां पे है, अगर आपको ना समझ में आए तो आपके पास इतना टाइम है कि आप एग्जाम में भी इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसके नीचे लिख लीजिए 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। इस तरीके से आपने लिख लिया अगर, तो आपको ये देखना होगा कि क्यों एच के नीचे इतना लिखा है, और ये जहां आपको पता चल गया आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बहुत ही इजी की तरफ जाएंगे। अगर ए के नीचे 7 लिखा है, इसका मतलब है ए का जो स्थानीय मान होता है, ए बी सी लिखते हैं तो जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है। 1 की जगह 7 लिखा है, यानी जो प्लेस वैल्यू है, सी की जगह 9 लिखा है, यानी जो प्लेस वैल्यू है उसमें 6 जोड़ दिया जा रहा है। सबकी प्लेस वैल्यू जो होती है बेसिक, उसमें 6 जोड़ा गया है। यही कंसेप्ट आपको डेंजर में लगाना है। आप डेंजर लिख लेंगे यहां पे। डी के लिए होता है 4, ये आपको पता है। 4 में आप 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जैसे ही 10 आ जाएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 10 शुरुआत वाला सिर्फ सी है। आप चाहें तो पूरे को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर तब करते जब कई में 10 आगे दिया रहता। नहीं दिया है तो इस प्रकार से हमारा आंसर आप सामने आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी तरीके का है, थोड़ा बहुत आप इसका जवाब दें। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में त्रिवेंद्रम को लिखा गया है कुछ इस कोड से, तो वह अर्नाकुलम को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब आपको ये बताना है। यहां क्या हो रहा है ये भी देख लेना है कि जैसे अगर हम पहला लेटर, जब भी आपको बेसिक क्वेश्चन दिखे तो टी और वी में क्या रिलेशन, तो टी के बाद आता है यू, यू को छोड़ के वी आ गया है, यानी 2 ऐड हो जा रहा है, दूसरा लेटर, दूसरा अक्षर आ जा रहा है। आर के बाद एस आता है, फिर टी आ गया, दूसरा टी आ गया, आई जे के हो गया। यानी हो क्या रहा है, बेसिकली +2 हो रहा है सब में, तो आपको इसमें भी सब में +2 कर देना है। एर्नाकुलम +2 जैसे ही करेंगे तो ई एफ के बाद क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, आर एस टी आ जाएगा, पी आ जाएगा, या इसके बाद ए बी सी हो जाएगा। इस तरीके से पूरा करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। और इस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद है इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। एक बार समझेंगे आप इसको। दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो ऑड संख्याएं हैं, जिनके तुरंत पहले तो एक सम संख्या है और तुरंत बाद एक विषम संख्या है। समझिएगा, ऐसी हमें विषम संख्या ढूंढनी है। मान लेते हैं एक विषम संख्या 3 है। इससे पहले कोई इससे पहले क्या हो, देखिए इससे तुरंत पहले एक सम संख्या हो, यानी वो 4 हो, 2, 4, 6, 8 हो, और बाद में उसके जस्ट क्या हो, कोई विषम हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो। अब ये पूरा जो सीरीज है इसमें हमें ऐसे स्थितियां देख के बतानी है। हम शुरुआत करते हैं पहले से, और आपके पास समय है, और मैं इसमें आपको 5 से 7, 10, 20 सेकेंड का भी आप समय ले सकते हैं, और इसमें मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें। बहुत सिंपल सा है, बस आपको अपना माइंड लगाना है, थोड़ा सा सोचना है। 5, 1, 4 को अगर हम स्टार्टिंग के 3 को देखें, तो ये तो हमें है कि पहले हमें कोई विषम संख्या ढूंढनी है जिसके आगे सम हो। जब ऐसा कोई मिलेगा तब हम उसके बाद को देखेंगे। देखिए यहां 1 के पहले कोई सम नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इस 7 को देखें, 7 से पहले एक सम संख्या है और 7 के बाद एक विषम संख्या है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, एक हमें यहां पर मिल गया, एक सेट जो है इस तरीके से हमें दिख गया। हम इसको घेर लेते हैं। उसके बाद हम 9, 8 पे आएंगे तो इसमें ऐसा ऐसा वो फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखें, 5 पे देखें,
5 विषम है, 5 से पहले 8 है, सम संख्या है, इसके बाद जो है वो भी विषम है। तो इस तरीके से ये भी हमारे उस तरीके को फॉलो करता हुआ जो क्वेश्चन में कहा गया है वो भी मिल गया। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आगे भी ऐसी कोई संख्या है जिसमें इस तरीके का रिलेशन आपको दिख रहा है? जैसे यहाँ देखेंगे ये तीनों सम संख्या है तो ये होगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे 3 से पहले तो सम है लेकिन 3 के बाद भी सम है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 से पहले 8 है, 2 है, ये भी नहीं। 3 से पहले 6, 8, इनमें नहीं होगा। एक यहाँ आपको और एक संख्या दिखेगी और वो संख्या होगी 3 से पहले 6 है, 3 के बाद 1 है। यानी इस तरीके से कुल 3 इस तरीके के सेट दिख रहे हैं जिनमें ये रूल फॉलो हो रहा है। उम्मीद है ये आपको सेट समझ आया होगा। बेसिक क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट से ये फायदा होता है कि आप कम पढ़कर भी अगर आप ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं, उसकी स्ट्रेटजी रणनीति सीख जाते हैं, उसके अप्रोच को जान लेते हैं, तो आपके लिए रीजनिंग कोई टफ सब्जेक्ट नहीं रह पाता। तो और आपको मैं बताया भी हूं कि अगर आप चाहें तो ऐप पे जाकर इसके पीडीएफ को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं विद आंसर की। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्द ही लाइव सेशन भी आप लोगों के लिए आएगा रीजनिंग के लिए, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और इंपॉर्टेंट सेट और भी जो जा रहे हैं उसको भी देखते रहें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट से जब अच्छा मार्क्स आता है तभी आप वन ऑफ द बेस्ट रैंक आपकी आती है। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।